हेलो स्टूडेंट्स, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। आज हम सीखेंगे मैट्रिसेस चैप्टर के अंतर्गत ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आइए फिर एक एक करके देखते हैं कि ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होगा एंड इसके अंतर्गत आने वाली प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आएंगी, और फिर लास्ट में सीखेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। आइए फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में ट्रांसपोज वर्ड है, यह जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है। आप ध्यान से देखिए, ट्रांसपोज में जो है TRANS ट्रांस है एंड POSE पोज है। तो ट्रांस जो है वह ट्रांसफर से निकल करके आया है, ट्रांसफर, एंड जो पोज है वह पोजीशन से आया है। ट्रांसफर एंड पोजीशन में से जो है ट्रांस एंड पोजीशन में से POSE, इन दोनों वर्ड्स को निकाल करके जो है बनाया गया है ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग जो ये ट्रांसफर और पोजीशन है ना, इसी से मिल करके बना है। कैसे? आपको मालूम है, ट्रांसफर का मतलब होता है चेंज करना मतलब इधर से उधर बदल देना। आप पोजीशन के बारे में जानते हैं कि जो पोजीशन वर्ड्स है वह किसी भी ऑब्जेक्ट के कहीं पर भी रहने के सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोई सी चीज मान लीजिए यहाँ पर है तो वह उसकी एक पोजीशन हो गई, और वह यहाँ से बदल करके कहीं और चला जाए, तो मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो अब इसकी पोजीशन, इसकी जो स्थिति है ये बदल चेंज हो गई ना। वो अभी यहाँ था, अभी यहाँ पे आ गया। तो पोजीशन वर्ड्स सिंपल सा है जिसका मीनिंग आपको पता है। ट्रांसफर वर्ड्स ये भी सिंपल है जिसका मीनिंग आपको पता है। तो इस तरह ट्रांसफर एंड पोजीशन वर्ड्स में से जो है ट्रांस एंड पोज निकाल करके जो है ट्रांसपोज बना हुआ है। तो अब कैसे और किस तरह से मैट्रिक्स में इसका मतलब क्या होगा ट्रांसपोज में, तो आप ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई सा भी एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे गए हैं, जैसे ये A11 है एंड A12 है, A13 है, यहाँ पर A21 है, A22 है और A23 है। इसका ऑर्डर क्या है आप देखिए ध्यान से, 2/3 का। अब देखिए ट्रांसपोज, ट्रांसफर एंड पोजीशन। अभी देखिए A11 जो एलिमेंट है वह फर्स्ट पोजीशन में है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट पोजीशन पर है। और यहाँ पर देखिए A23 सेकेंड रो के जो है थर्ड कॉलम में जो है यह A23 इस पोजीशन में। अब ट्रांसपोज, ट्रांसफर कर दे ना, इन सभी एलिमेंट्स के पोजीशन को चेंज कर दे, बदल दे। तो बदलने का एक सिस्टम होगा, ऐसा नहीं कि मतलब अपन ऐसे किसी को उठाकर कहीं पर भी अपन रख दें, नहीं। तो देखिए इसका किस तरह से डिफाइन किया गया है कि जो इसमें रो है, देखिए ये रो है इसके, और इसमें जो ये कॉलम है इनको इंटरचेंज कर दें। रो जो है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दें और जो कॉलम है वो रो में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह का जो नया मैट्रिक्स बनेगा वह जो है इस प्रीवियस मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज कहलाएगा। कैसे? जैसे हम इसके पोजीशन को बदल दे, ट्रांसफर कर दे, इंटरचेंज कर दे। तो आप देखिए A11 रो को कॉलम में बदलना है, ध्यान से सुनिएगा, रो को कॉलम में बदल देना है। तो रो अभी क्या अपने पास A11 A12 A13, इसको कॉलम में लिखे तो क्या आएगा A11 A12 एंड A13, एंड ये जो सेकेंड रो है ये भी कॉलम में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर आएगा A21 A22 और A23। यह मैं केवल एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं। तो आप देखिए यहाँ पर जो रो अभी 2 थे और कॉलम जो है 3 थे, तो देखिए ये जो रो 2 थे ये चेंज हो गए एज अ कॉलम के फॉर्म में। तो अब इस नए मैट्रिक्स में जो है कॉलम 2 हो गए एंड रो कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस तरह से ये जो नया मैट्रिक्स बना है यह जो है इस पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा, 3/2 का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होगा। एज अ मैट्रिक्स में पोजीशन को ट्रांसफर कर दो, जो नया बनेगा ट्रांसपोज बनेगा। देखिए यदि कोई सा भी एक मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, जितने भी रो होंगे साहब सभी रो को ऐसा कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो कन्वर्ट करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा वह इस प्रीवियस मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज कहलाएगा। अभी ये मान लीजिए M/N के ऑर्डर का है, अब जो नया बनेगा वो इसका ट्रांसपोज कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A।
ए इक्वल टू, इधर एक नया बन करके आएगा, वो क्या होगा, देखिए ये आई अभी जो है वह रो को और जे जो है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको यदि हम चेंज कर देंगे तो ये जे इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा और ये ऑर्डर भी बदल जाएंगे तो ये n बाय m का हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो बन गया, ये जो बन गया, ये जो है ये है इस a का जो है ट्रांसपोज कहलाएगा। इधर m और n और i और j के बारे में आप क्लियर रहेगा कि ये जो i है वह 1 और m के बीच का ही होगा और ये जो j है यह है 1 एंड n के जो है बीच के नंबर होंगे j के लिए। तो इस तरह से ये ट्रांसपोज होगा। अब उसके आगे ये जो मैंने लिखा है ट्रांसपोज, देखिए ध्यान से, ये जो मैंने लिखा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो हमेशा क्या हम किसी भी मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसको लिखेंगे ऐसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, नहीं, तो इसको लिखने के लिए भी एक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया। तो देखिए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को डिनोट करने का कौन कौन सा तरीका होता है। यदि हमारे पास कोई सा ए मैट्रिक्स हो और उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अभी यहाँ एज सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है तो इसको इसी को एक छोटे से तरीके में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ए डैश, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ए डैश, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, ये दोनों सेम ही है। यहाँ पर जो है कैपिटल टी का यूज किया गया है और यहाँ पर जो है स्मॉल टी का यूज किया गया है और है क्या है ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए, और यहाँ पर इसको ए डैश के फॉर्म में पढ़ सकते हैं इसको। तो इस तरह से इसका डिनोटेशन हो गया कि किस तरह से ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेंगे, किसके द्वारा लिखेंगे। जो हमने ये सेंटेंस लिखा था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसको हम लिख सकते हैं ए डैश ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पर हम मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में इसी को यूज करेंगे ए डैश के द्वारा, मतलब ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश होगा, मैक्सिमम ए डैश का यूज करेंगे। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक कोई सा भी मैट्रिक्स है और वह इस तरह से है 2 3 5 6 9 8 6 7, इसका ऑर्डर आपको मालूम है यह 2/4 का है। अब क्वेश्चन ये बोले कि आप जो है इसका ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। सिंपल सा है, हम लिखेंगे ए डैश ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, देखिए क्या रूल्स कहता है, जो रो है उसको कॉलम में लिख दीजिए। तो रो इसमें क्या है 2 3 5 6 2 3 5 6 एंड ये सेकेंड रो है 9 8 6 7, यहाँ पर आ जाएगा 9 8 6 7। अब ये जो नया मैट्रिक्स बन चुका है ये 4/2 का है और यह जो है इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। यहाँ पर देखिए ये 2/4 का है, यदि ये 3/4 का होता या एक कितने बाई कितने का भी होगा, हम उसको जो है रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, जो नया मैट्रिक्स बनेगा वह प्रीवियस मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज कहलाएगा। अब आगे देखिए एक सिंपल सा यहाँ पर लिखा हुआ है कि इधर देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज कॉलम, मतलब कोई सा भी एक रो मैट्रिक्स होगा और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। सिंपल से एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए हमारे पास कि यहाँ पर जो है एक कोई सा रो मैट्रिक्स 1 4 6 8, अब इसको यदि हम इसका नाम रख देते हैं ए और इसका ट्रांसपोज निकालें तो ए डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल सा है ना, ये जो रो है कॉलम में आ जाएगा, क्या आएगा 1 4 6 8। ये देखिए इसका ऑर्डर क्या है अभी 1/4 और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो रो मैट्रिक्स होंगे उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स बनेगा और जो कॉलम मैट्रिक्स होंगे उनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो मैट्रिक्स बनेगा। ये बात याद रखिएगा, सिंपल सा है, जब आप इसको अच्छे सीख लेंगे तो छोटी छोटी बातें आपको ऐसे ही माइंड में आ जाएंगी। इस तरह से हमने सीखा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। आइए अब हम इसके जो है कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, मतलब जो मैट्रिसेस होंगे उसमें प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी। तो देखिए फर्स्ट में लिखा है ए डैश का होल डैश, मतलब ये कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और उस मैट्रिक्स का वापस से ट्रांसपोज निकालें तो वो पहले वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। एग्जांपल से समझिए कि एक कोई सा मैट्रिक्स है, छोटा सा ले रहे हैं एग्जांपल 1 3 5 6। अब यदि आप इसका ट्रांसपोज निकालें तो आएगा ए डैश इक्वल टू, देखिए ये रो 1 3 है, कॉलम में जाएगा 1 3 और ये जो 5 6 रो में है ये कॉलम बन जाएगा 5 6।
इधर जो है 3 है। अब ये जो मैट्रिक्स है A डैश 1 5 3 6, इसका वापस से ट्रांसपोज निकालो, इधर लिखेंगे A डैश होल डैश, तो क्या आने वाला है यहाँ पर देखिए 1 5 अभी रो में, इसको कॉलम में लिखेंगे तो 1 5 बन जाएगा। 3 6 जो है रो में, इसको कॉलम में लिख देंगे 3 6 बन जाएगा। अब ये जो बना इसको मैच कीजिए, ये A के जैसा है जो गिवन मैट्रिक्स था A 1 3 5 6। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज ये कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि आप ट्रांसपोज निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स, नाम उसका A रख दिया, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और उसका वापस से ट्रांसपोज निकाल देते हैं, तो प्रीवियस वाला जो स्टार्टिंग में मैट्रिक्स रहता है वो फाइंड हो जाता है। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी है A प्लस बी होल डैश इक्वल्स टू A डैश प्लस B डैश। ये कह रहा है कि यदि कोई से भी दो मैट्रिक्स है उनको ऐड करके उनका ट्रांसपोज निकालें या फिर अलग अलग उनका ट्रांसपोज निकाल करके ऐड कर दे तो दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से ये माइनस पे भी काम करेगा। और फिर आगे देखिए ये फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई सा भी एक नंबर होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी और उसको किसी A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और फिर उसका ट्रांसपोज निकाला गया है, तो ये वैल्यू जो आएगी वह जो है उस कांस्टेंट को आप पहले से बाहर रहने दो और आप क्या करोगे, पहले A का जो है ट्रांसपोज निकाल दो, फिर बाद में K का मल्टीप्लाई करो कोई से कांस्टेंट नंबर का, तो दोनों सेम ही होंगे। अब ये जो फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी है ये बहुत मोस्ट है साहब, कभी कभी एग्जाम में जो है एज अ 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में बन जाता है। A B होल डैश इक्वल्स टू B डैश A डैश। देखिए यहाँ पर ये कहता है, आप इसको अच्छे समझिएगा। देखिए प्लस में क्या था, A प्लस बी होल डैश, A और B का दोनों को अलग अलग कर दो आप, फिर प्लस। यहाँ पर देखिए A और B जो दो मैट्रिक्स है A एंड B, कोई से भी दो मैट्रिक्स है और इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया गया है। A B लिखा है मतलब A का B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस A B के मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज निकालना है, A B के मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज निकालना है। इसको अच्छे से लिखते हैं कि A B के मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज निकाल लें, तो ये जो वैल्यू यहाँ पर निकल करके आएगी वह, ध्यान से देखिएगा, वह इन दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज, मतलब A का ट्रांसपोज होगा A डैश एंड B का ट्रांसपोज होगा B डैश। तो फिर क्या ऐसा होगा कि A डैश का और B डैश का मल्टीप्लाई करे तो इसके बराबर होगा। आपको मालूम है कि यदि A और B कोई से दो मैट्रिक्स हो तो A B का मल्टीप्लाई करें और B A का मल्टीप्लाई करें तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होते ना। तो यहाँ पर जो है A डैश B डैश, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A और B होल डैश है, तो आपको जब इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी तो आपको जो है B डैश और A डैश की वैल्यू निकालेंगे तो जो वैल्यू यहां निकल करके आएगी वह इसके इक्वल होगी, मतलब ये दोनों फॉर्म इक्वल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप A डैश है और B डैश है इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसके बराबर होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा साहब। इसमें तो ऐसी भी बात बिगड़ जाएगी कि मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। A डैश B डैश का कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि A B का मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन A डैश और B डैश का मल्टीप्लाई A डैश टू B डैश नहीं होगा, B डैश टू A डैश हो जाएगा, मतलब B डैश आगे फिर A डैश उसके बाद में लिखें फिर इनका मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा, बट A डैश को आगे कर दे B डैश को बाद में लिखें तो उनका मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से A B होल इक्वल्स टू क्या होगा B डैश होल डैश। ये बहुत ही मोस्ट प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से हमेशा के लिए याद रखिएगा। A B होल डैश इक्वल्स टू B डैश A डैश। अभी देखिए 6 नंबर में कहता है माइनस A होल डैश, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का माइनस निकाल के डैश निकाल लो या फिर माइनस को बाहर करके फिर A का डैश निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, माइनस तो बाहर निकल जाएंगे। तो ये 6 नंबर की है। और जो 7th नंबर में प्रॉपर्टी है वो ये कहता है A की पावर n। A की पावर n मतलब A कोई सा मैट्रिक्स होगा और उसका पावर निकाल रहे हो, पावर निकालने का मतलब A यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर A की पावर n निकालनी फिर उसका डैश निकालने, या फिर आप A डैश निकाल के उसमें फिर पावर लगा के फिर उसको सिंप्लीफाई करें तो ये सब इक्वल होंगे। इस तरह से ये इसके प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज के लिए, तो आपको इनको याद रखना है। अब देखिए आगे हम सीखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो सिमेट्रिक मैट्राइसिस है यह ट्रांसपोज से ही मिलकर बना है। सिमेट्रिक मैट्राइसिस, देखिए सिमेट्रिक मैट्राइसिस में वो मैट्रिक्स आते हैं कि आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, मतलब ट्रांसपोज पोजीशन को ट्रांसफर करो, तो ट्रांसफर करने के बाद भी उसके पोजीशन में कोई फर्क नहीं हो, मतलब वो जैसे का तैसा रहे, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो। आप चेंज भी कर दो ना कि रो को कॉलम में लिख दो, कॉलम को रो में लिख दो, तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा पहले था वैसा बाद में रहेगा। तो उस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं उन सभी को सिमेट्रिक मैट्राइसिस बोला जाता है। ए कोई सा मैट्रिक्स है और आप इस ए मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज निकाल दीजिए और ट्रांसपोज निकालने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा
वह जो है खुद पहले से ही ए के बराबर आएगा। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वह जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ए डैश निकालने क्या है, ए आ जाए, ए ट्रांसपोज ऑफ ए निकालें तो क्या मिले, ए मिल जाए। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं वो सारे जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं। मान लीजिए ए कोई सा एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे गए हैं 1 2 3 एंड 2 5 7 एंड 3 7 4। अब इसका आप ट्रांसपोज निकालिए। देखिए ट्रांसपोज निकालते हैं, ए डैश इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 1 2 3 रो में, इसको कॉलम में लिखो आप 1 2 3। सेकेंड रो है 2 5 7 2 5 7। थर्ड रो में 3 7 4 3 7 4। अब आप दोनों को मैच कीजिए, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 2 5 7 2 5 7 3 7 4, दोनों इक्वल है ना। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं वो सभी सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहलाते हैं। सिंपल है, ए इक्वल्स टू ए डैश मिले तो ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आगे देखिए नेक्स्ट में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यदि कोई सा मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए और ट्रांसपोज निकालने के बाद वह मैट्रिक्स जो है निगेटिव बन जाए। ऐसा कह रहा है कि उसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगी ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस निगेटिव बाहर निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होंगे वो सभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहलाएंगे। सिंपल सा है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और ट्रांसपोज निकालने के बाद वह जो है निगेटिव मैट्रिक्स दे तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इस तरह से इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी, इस मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, प्रिंसिपल डायगोनल आप समझते हैं जो यहाँ से इस तरह बनता है, इस तरह से जाता है। ये तो पहली बात जो है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है स्क्वायर में ही डिफाइन होगा। जो मैट्रिक्स स्क्वायर होंगे उसी में ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस डिफाइन होगा। और सेम इसी तरह से जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन होगा। इसको याद रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तभी उनमें जो है सिमेट्रिक अप्लाई होगा और उसमें स्क्यू सिमेट्रिक अप्लाई होगा। अब यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी तो उसमें जो है डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल होता है। और इस प्रिंसिपल डायगोनल के यदि सारे एलिमेंट जीरो हो, प्रॉपर्टी मतलब उसको पहचानने के लिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसका किसका निकलेगा। तो जिस मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो हो और दूसरी बात उसमें ये भी नेसेसरी जो है अप्लाई हो कि इसके इस डायगोनल के डिस्टेंस पर इधर 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 ये 3 है डायगोनल में, तो यहाँ पर भी जो है 3 एलिमेंट होंगे। तो ये जो 3 एलिमेंट आएंगे ये जो है इक्वल जो डिस्टेंस पर होंगे वो जो है सेम होंगे, मतलब इधर इधर जो वैल्यू लिखी रहेगी ना वो सभी सेम होगी, बस उनके साइन डिफरेंट होंगे। साइन मतलब यदि यहाँ पर प्लस का है तो ये माइनस का होगा, पर यहाँ पर जो 2 है तो न्यूमेरिकली वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। तो सेकेंड पॉइंट में कि प्रिंसिपल डायगोनल्स के सेकेंड पॉइंट की प्रॉपर्टी कि प्रिंसिपल डायगोनल से जो वैल्यू इधर उधर होगी वह जो है न्यूमेरिकली इक्वल होगी, बट इनका जो साइन होगा वह डिफरेंट होगा। एग्जांपल देखते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई सा एक ए मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और फिर साथ में इसके डायगोनल में जो है 0 0 होंगे। तो इधर 0 कर दिया, इधर 4 कर दिया, इधर 4 कर दिया, इधर 0 कर दिया, 2/2 का ले रहे हैं, माइनस इसको कर दिया। इन दोनों में किसी एक का साइन चेंज होगा तभी जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल करके आएगा। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए तो ए डैश इक्वल्स टू क्या आने वाला है, रो 0 है उसको कॉलम में लिखो तो 4 इधर आ जाएगा। वो ये सेकेंड रो को कॉलम में बनाओ तो -4 इधर और 0 इधर आएगा। अब आप देखिए इसमें से माइनस बाहर निकाल सकते हैं आप, तो ए डैश इक्वल्स टू माइनस बाहर निकालें, ये 0 0 ही रहेगा। इधर से माइनस कॉमन निकल करके आ गया, 4 हो जाएगा, 4 में से माइनस बाहर गया तो -4 और इधर 0 है तो 0 ही रहेगा। अब देखिए जो नया मैट्रिक्स बना वो कैसा है, इस ए का निगेटिव है ना, ये ए ही है और यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। तो इस तरह से ए डैश इक्वल्स टू कितना आएगा, -a। और जो इस तरह के मैट्रिक्स होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगे। बहुत ही सिंपल सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए डैश
इक्वल टू ए एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पर इसमें कुछ पॉइंट है कि हम उसको देख करके बता सकते हैं कि उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि नहीं। सबसे पहला पॉइंट क्या, प्रिंसिपल डायगोनल में जो है 0 0 ही रहेंगे। इधर देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में 0 होंगे तभी आएगा, और इधर जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू जो है एज अ न्यूमेरिकली इक्वल होगी, बट उनका साइन जो है डिफरेंट होगा। यदि माइनस में है तो इधर प्लस का, यदि प्लस में तो उधर माइनस का होगा। ये 2/2 का है, 3/3 का लीजिए, 4/4 का लीजिए, किसी भी ऑर्डर का लीजिए, आपको उन सभी में ये प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी। एक पॉइंट और याद रखिएगा इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लेकर के कि कितने भी मैट्रिसेस हो और वो सभी यदि स्क्यू सिमेट्रिक हो और आप यदि उन सभी का प्लस कर दो तो प्लस करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा वह भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। इसको याद रखिएगा। मतलब कहने का कि द सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि एक मैट्रिक्स है, यदि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और एक और मैट्रिक्स है ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, एक और मैट्रिक्स यदि ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के होंगे, और यदि सेम ऑर्डर के इनको प्लस कर दो, प्लस करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा वह भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये ऐसा कह रहा है। इस तरह से हमने सीखा कि ट्रांसपोज क्या होता है और ट्रांसपोज को लेकर के उसकी कुछ प्रॉपर्टी, और हमने सीखा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।